बच्चों, आपके घरों में ज़मीन पर कभी पानी या तेल के गिरने से आप उसमें फिसल कर गिरे हैं? पक्का आप में से कोई ना कोई तो गिरा होगा, क्योंकि मैं भी गिरी हूँ। इसके अलावा जब हम सड़क पर चलते हैं या अपने घर पर चलते हैं और नदी के किनारे रेत पर चलना पड़े, तो क्या दोनों में आपने कोई अंतर महसूस किया है? या सड़क पर हम साइकिल चला रहे हो और सड़क पर रेत पड़ी हो, उस पर जब साइकिल चलाना पड़ता है तो लगता है मानो साइकिल कितनी भारी हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कारण है? आप और हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसके अवरुद्ध में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। लेकिन क्या सतहों की प्रकृति अलग अलग होने से वह भी घर्षण बल के मन को प्रभावित करती है? ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पक्का आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा होगा। क्यों ना इसके लिए हम एक प्रयोग करें। हम इसके लिए एक वस्तु को अलग अलग प्रकृति वाली सतहों पर डालकर देखेंगे और देखेंगे कि वस्तु जो दूरी तय कर रही है, क्या उसके मान में कोई प्रभाव आ रहा है? तो चलिए इस प्रयोग को करते हैं। इस प्रयोग के लिए हम टेनिस बॉल को यूज करते हैं और इस टेनिस बॉल को हम, ये जो प्लेट आपके सामने है, ये एक निश्चित ऊंचाई पर रखी गई है। इससे लुढ़का कर देखेंगे कि हमारी ये बॉल कितनी दूरी तय करेगी। पर उस दूरी का मापन भी करना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्केलिंग कर रखी है। देखिए, यदि मैं इसे 0 फीट मान लूं तो 0 फीट से यहाँ पर 5 फीट, ये दूरी हमारी हुई 10 फीट, ये 15 और 20 फीट। 20 फीट तक की स्केलिंग हमने कर रखी है। अब हम इस टेनिस बॉल को लुढ़का कर देखेंगे। चलिए बच्चों, हम टेनिस बॉल को यहां से लुढ़का देते हैं। देखें ये कितनी दूरी तय करती है। देखें हमारी बॉल ने कितनी दूरी तय कर ली है। 5 फीट तो इसने क्रॉस कर लिया। 5 फीट से आगे ये कितनी बढ़ी है, इसका भी मापन कर लेते हैं। 5 फीट के बाद ये आ रहा है 18 इंच। इसका मतलब 1.5 फीट और 5 फीट और 1.5 फीट, 6.5 फीट इस बॉल ने दूरी तय की है। बच्चों, चलो अब हम इस सतह को थोड़ा चिकना कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास ये तेल है और ब्रश की सहायता से मैं सतह पर थोड़ा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेती हूँ। चलिए इस तेल लगी चिकनी सतह पर हम पुनः बॉल को लुढ़काते हैं और समान ढाल से हम इस बॉल को लुढ़का रहे हैं। देखिए तो बॉल ने कितनी दूरी तय की है। चलिए इसका पुनः मापन कर लें, क्योंकि पिछली बार से ये ज्यादा दूर दिखाई दे रही है। 5 फीट तो इसने क्रॉस कर दिया। आगे और कितनी बढ़ी है, इसका मापन कर लिया जाए। हम देख रहे हैं कि ये 3 फीट और आगे है। इसका मतलब 5 फीट और 3 फीट, कुल 8 फीट बॉल ने दूरी तय की है। तो बच्चों, अब हमने इस सतह पर थोड़ी सी रेत डाल दी है और सतह को रेतीला बना दिया है। इस पर बॉल को डालकर देखते हैं कि इसके द्वारा कितनी दूरी तय होती है। ढाल अभी भी हमारा समान ढाल है और हमने ये बॉल डाल दी। अरे ये तो यहीं पर आकर रुक गई है। चलिए इसका मापन कर लें कि इसने कितनी दूरी तय की है। इसके द्वारा ये देखिए, केवल 2 फीट, 2 फीट की दूरी बॉल ने रेतीले सतह पर तय की। बच्चों, हमने यह देखा कि अलग अलग प्रकृति वाली सतह पर बॉल ने अलग अलग दूरी तय की। जैसे कि जब सामान्य सतह पर बॉल लुढ़की तो 6.5 फीट, रेत पर केवल 2 फीट और चिकनी सतह होने पर बॉल द्वारा 8 फीट की दूरी तय की गई थी। तो अलग अलग सतहों पर बॉल द्वारा अलग अलग दूरी तय करने का कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह है कि जब चिकनी सतह पर बॉल चल रही थी तो उस पर घर्षण बल कम लग रहा था, जिसके कारण बॉल ने अधिक दूरी तय की। परंतु रेतीली सतह पर घर्षण बल का मान अधिक था और बॉल द्वारा तय की गई दूरी भी कम हो गई थी। तो घर्षण बल का मान जो होता है वह सतहों की प्रकृति से प्रभावित होता है। बच्चों, यहाँ टेबल में आपको एक लकड़ी की बॉक्स नज़र आ रही है और साथ ही यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है। आप जानते ही हैं कि जड़त्व के नियम से जब तक इस बॉक्स पर बल न लगे
तब तक ये अपने जगह पर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, है ना। और जब हम इस पर बल लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है जब हम इस पर कम परिमाण का बल लगाते हैं। देखिए, ये मैं इसे कम परिमाण से के बल से खींच रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगभग ये देखिए 1 न्यूटन का बल और ये 2 न्यूटन का बल इस पर लगा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स जो है बल लगाने के बाद भी अभी भी विरामावस्था में है। तो ऐसा कैसे संभव है, जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण यानी कि उसमें गति उत्पन्न हो जानी चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पर कम परिमाण का लगभग 2 न्यूटन का बल इस पर लगाया तो भी यह अपनी जगह पर स्थिर बनी हुई है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जब मैं इस पर इस दिशा में बल लगा रहा हूँ तो इसके विपरीत दिशा में कोई दूसरी बल लग रही हो और वो इसी बल के बराबर हो, तभी ऐसा संभव है। तो यहाँ पर भी बच्चों वही हो रहा है। जब मैं इस पर कम परिमाण का बल लगा रहा हूँ तो एक विपरीत बल भी इस पर इसे रोकने का प्रयास कर रही है। और बच्चों इसी बल को हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। आइए अब हम टेबल में रखी इस गेंद पर बल लगा के देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपने देखा कि यह बॉल जो है कुछ दूर तक गति करके रुक गई, लेकिन न्यूटन के गति के पहले नियम से आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह तब तक गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। तो क्या यहाँ पर अभी कोई बाह्य बल लगा? मेरे द्वारा तो इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया, यह उसके बाद भी रुक गई। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा तभी संभव है कि इस पर कोई बल लगा हो। और यहाँ पर भी इस बॉल पर इसके गति का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने इन 2 गतिविधियों के माध्यम से देखा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है और यह बल उन दोनों वस्तुओं के आपेक्षिक गति का विरोध करता है और इसी गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। घर्षण सदैव 2 वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। 2 वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल की प्रवृत्ति संपर्क में आए तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति को नष्ट करने की होती है। आइए अब हम घर्षण का कारण जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ उभार और गड्ढे अवश्य होते हैं। अतः जब 2 तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके उभार तथा गड्ढे एक दूसरे में फंस जाते हैं, यानी उनमें अंतर्ग्रंथन या इंटरलॉकिंग हो जाता है। इसी कारण जब बाह्य बल लगाकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करने लगता है। इसके अलावा विभिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल भी घर्षण का कारण है। जब 2 वस्तु
एक दूसरे के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, तब इनके संपर्क तल में स्थित अणुओं के बीच में आपस में क्रिया होती है और दोनों सतहें एक दूसरे से चिपकना चाहती हैं। अतः जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकाया जाता है, तब इसी अंतर आणविक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार घर्षण संपर्क तल में स्थित अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। घर्षण क्या है ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आइए अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण को समझने के लिए आइए हम एक गतिविधि करते हैं। अभी यह बॉक्स विरामावस्था में है और मैं इस पर कोई भी बल नहीं लगा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस में जो पाठ्यांक है वह 0 न्यूटन बता रहा है। अब मैं इस पर बल लगाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैं इस पर बल लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने इस पर 1 न्यूटन का बल लगा लिया, लेकिन यह अभी भी विरामावस्था में है। अब मैं बल के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ। ये देखिए, 2 न्यूटन के बल लगाने पर भी यह बॉक्स अभी भी विरामावस्था में है। तो इस समय यहाँ पर 2 न्यूटन का घर्षण बल भी कार्य कर रहा है। अब इसके परिमाण को और बढ़ाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन का बल लगा के मैं इसे खींच रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी स्थिर है। मतलब यहाँ पर 3 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। तो बच्चों, यह स्थिति जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन वह स्थिर रहती है, गति नहीं करती, तो इस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब आइए हम बल के परिमाण को और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। बल के परिमाण को इसी तरह से लगातार बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि यह, अगर हम वहाँ पर थोड़ा सा भी बल अधिक लगा दें तो यह जो बॉक्स है वह चलने लगेगी, और उस स्थिति को हम सीमांत घर्षण की स्थिति कहते हैं। देखिए, अभी 3 न्यूटन का बल इस पर लगा हुआ है और हम अब बल के मान को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, 4 न्यूटन का बल हो गया, लेकिन ये अभी भी विराम। हाँ, आपने देखा कि 4 न्यूटन का बल लगने के बाद यह जैसे ही मान थोड़ा सा बढ़ा, 4.2 न्यूटन इसका मान हुआ, तो यह बॉक्स जो है थोड़ी सी गति करने लगी। आपने देखा कि जैसे ही यह बॉक्स चलने लगा, इसका मान वापस 3 न्यूटन हो गया और यह कंटिन्यू 3 न्यूटन के बल से अब देखिए गति कर रही है। इस प्रकार आपने देखा कि यह, जब हम इस पर बल लगाते जाते हैं और बल के परिमाण को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि अगर वहाँ पर हम थोड़ा सा भी बल का परिमाण बढ़ा दें तो वस्तु जो है वह गति करने लगती है। इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं और इस स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि यह सीमांत घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण का ही रूप है और स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। फिर आपने देखा कि सीमांत संतुलन की स्थिति में पहुंचने के बाद जैसे ही हमने बल के परिमाण को बढ़ाया, यह गति करने लगी। और आपने स्प्रिंग बैलेंस के मान को देखा होगा, पाठ्यांक को, कि जैसे ही यह गति करना शुरू करती है उसका पाठ्यांक जो है कुछ कम हो जाता है। तो जैसे ही यह गति करना प्रारंभ करती है उस समय लगने वाले, गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण को हम गतिक घर्षण कहते हैं। और आपने यह भी देखा कि गतिक घर्षण का मान जो है वह सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार आपने जाना कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वह वस्तु स्थिर ही रहती है, तब
उनके संपर्क तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने लगती है तो उस समय कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। आइए अब हम बाह्य बल और घर्षण को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। बाह्य आरोपित बल और घर्षण के बीच वक्र आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्र से स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण का मान बाह्य आरोपित बल के बराबर होता है। इस कारण स्थैतिक घर्षण वक्र 45 डिग्री से झुकी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका अधिकतम मान सीमांत घर्षण होता है, जबकि गतिक घर्षण का मान नियत तथा सीमांत घर्षण से कम होता है। आइए अब हम सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर समझते हैं। सर्पी घर्षण: जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। बेलन घर्षण: जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को बेलन घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है, बेलन घर्षण का मान कम होता है। और इसमें तीसरा प्रमुख अंतर है, सर्पी घर्षण में फिसलने वाले पिंड का वही तल सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में होता है, जबकि बेलन घर्षण में घूमने वाले पिंड के विभिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में क्रमशः आते जाते हैं। घर्षण के नियम: घर्षण के नियम को समझने के पूर्व अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए आइए पहले अभिलंब प्रतिक्रिया बल को समझते हैं। चित्र के अनुसार जब किसी वस्तु को तल PQ के ऊपर रखकर उस पर क्षैतिज दिशा में बल F लगाया जाता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य घर्षण बल Fs कार्य करता है। इसके साथ साथ गुटके का भार W नीचे की ओर कार्य करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार तल PQ भी गुटका A पर उतना ही प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत ऊपर की ओर लगाता है। इसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं और यहाँ इसे हमने R से व्यक्त किया है। स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण के नियम: पहला, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है तथा इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता यदि अभिलंब प्रतिक्रिया R का मान नियत हो। चौथा, सीमांत घर्षण Fs का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है, अर्थात Fs इज प्रोपोर्शनल टू R। या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं Fs इक्वल टू μs इंटू R, जहाँ μs एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक μs इक्वल टू Fs अपॉन R या μs इक्वल टू सीमांत घर्षण अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया, अर्थात सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। आइए अब हम गतिक घर्षण के नियम देखते हैं। पहला, गतिक घर्षण
सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा, गतिक घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा, गतिक घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। चौथा, गतिक घर्षण F के का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F के इज प्रोपोर्शनल टू R या F के इक्वल टू म्यू के इंटू R। यहाँ पर म्यू के एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इस प्रकार से म्यू के का मान जो है वह म्यू के बराबर F के अपॉन R होगा या म्यू के बराबर गतिक घर्षण बटे अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी गतिक घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब आप जानते ही हैं कि स्थैतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से अधिक होता है, यानी Fs इज ग्रेटर देन Fk। इसलिए स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस का मान भी गतिक घर्षण गुणांक म्यू के से बड़ा होगा, अर्थात म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। इस प्रकार हम कह सकते हैं घर्षण गुणांक संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए अब हम घर्षण गुणांक से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु कितनी दूर जाकर रुक जाएगी यदि जमीन व वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 हो। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु की चाल जो है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी प्रारंभिक चाल, और वह कुछ दूरी बाद रुक जाती है, इसलिए अंतिम वेग v यहाँ पर 0 होगा। साथ ही म्यू के है ना, इनके मध्य जो गतिक घर्षण गुणांक है उसका मान 0.4 दिया हुआ है, और अभी आपने देखा कि F के जो है वह म्यू के इंटू R के बराबर होता है, और आप जानते ही हैं R जो है वह अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वह भार या mg के बराबर होता है, इसलिए R के जगह में यहाँ पर mg लिख सकते हैं। इस प्रकार F के इक्वल टू म्यू के इंटू mg। अब गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि बल F के बराबर m इंटू ए होता है, तो F के का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, F के इक्वल टू म्यू के mg इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर, या a इक्वल टू म्यू के इंटू जी, क्योंकि दोनों पक्षों में m है तो इनका मान निरस्त हो जाएगा, या a इक्वल टू यहाँ पर म्यू के की जगह में 0.4 दिया है इसलिए 0.4 लिखेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो g की जगह में 9.8 रख देते हैं। इस प्रकार हमें a इक्वल टू 0.4 इंटू 9.8 प्राप्त होगा, और इसे गुणा करने पर हमें a इक्वल टू 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होगा। अब गति के समीकरण से आप जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर इन v u a इनका मान रखते हैं, तो v जो है अंतिम वेग 0 है,
तो 0 इक्वल टू यू के जगह में आ जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2। ए जो है यहाँ पर त्वरण हमें 3.92 मिला, और ये त्वरण नहीं है, ये जो है वस्तु आगे जाकर रुक रही है, यानी कि यह मंदन है, तो इसलिए हम इसे ऋण में लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा ऋण 3.92, और s ये हमें ज्ञात करना है, s मतलब विस्थापन। तो इसे हल करने पर हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 0 इक्वल टू 100 माइनस 7.84 इंटू s, या s इक्वल टू 100 अपॉन 7.84, या s इक्वल टू 12.75 मीटर। इस प्रकार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु जो है वह 12.75 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाएगी। घर्षण कोण। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी क्षैतिज तल PQ के ऊपर एक गुटका रखा है जिसका भार W है, जो चित्र के अनुसार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यशील है। अब यदि गुटके पर क्षैतिज दिशा में बल F लगाया जाता है, जिससे गुटका ठीक फिसलने की स्थिति में अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, तो इस स्थिति में गुटके पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार से होंगे। पहला, गुटके का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, तल के अभिलंबवत प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तीसरा, बाह्य बल F क्षैतिज दिशा में दाईं ओर। और चौथा, सीमांत घर्षण बल Fs क्षैतिज दिशा में बाईं ओर, यानी F के विपरीत। अब यदि बल Fs को सदिश OA से तथा प्रतिक्रिया बल को OB से प्रदर्शित करें, तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज OABC को पूरा करना होगा। तो आइए इसे पूरा करते हैं। अब आप समांतर चतुर्भुज नियम से जानते हैं कि इसका विकर्ण OC स्थैतिक घर्षण Fs तथा प्रतिक्रिया बल R का परिणामी होगा। अतः घर्षण कोण लैम्डा इक्वल टू कोण BOC। अब समकोण त्रिभुज OBC में tan लैम्डा जो है वो बराबर हो जाएगा BC अपॉन OB के। अब आप देख रहे हैं कि BC जो है वह OA के बराबर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं tan लैम्डा इक्वल टू OA अपॉन OB। अब आप चित्र से में देखिए OA जो है वह किसके बराबर है, वह स्थैतिक घर्षण गुणांक Fs के बराबर है, इसलिए हम OA की जगह में Fs लिखेंगे। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा tan लैम्डा इक्वल टू Fs अपॉन R। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। लेकिन यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs हो, तो हम जानते हैं कि μs जो है वह बराबर होता है Fs अपॉन R के। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। इससे हमें यह पता चल रहा है कि
समीकरण 1 में टेन लैम्डा जो है वह एफ एस अपॉन आर के बराबर है और समीकरण 2 में म्यू एस जो है वह एफ एस अपॉन आर के बराबर है। इन दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, यानी इनका बायां पक्ष भी बराबर होगा। इस प्रकार म्यू एस बराबर टेन लैम्डा होगा, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। आइए अब हम विराम कोण के बारे में जानते हैं। जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन में हो तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है और इसे थीटा से व्यक्त किया जाता है। चित्र के अनुसार माना कि किसी नत समतल OB पर एक पिंड P को रखकर यदि नत समतल के झुकाव कोण को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में आ जाती है। अतः यदि झुकाव कोण के मान में थोड़ा सा भी वृद्धि कर दिया जाए तो पिंड नत समतल में फिसलने लगेगा। माना कि पिंड का द्रव्यमान m है तथा सीमांत संतुलन की स्थिति में नत समतल का क्षैतिज से झुकाव अर्थात विराम कोण थीटा हो तो पिंड पर 3 बल कार्य करेंगे। पहला, पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया r नत समतल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और तीसरा, सीमांत घर्षण Fs नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। अब पिंड के भार mg का हम समकोणिक वियोजन कर सकते हैं। तो mg जो है 2 अभिलंबवत घटकों में वियोजित होगा। पहला mg cos थीटा नत समतल के लंबवत और दूसरा mg sin थीटा नत समतल के दिशा में नीचे की ओर। इस प्रकार बिंदु P पर समांगी संतुलन की स्थिति में R जो है वह बराबर होगा mg cos थीटा के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और Fs जो है वह बराबर होगा mg sin थीटा के। इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से अगर भाग दें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा Fs अपॉन R इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg अंश में भी आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे हर में भी mg है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा Fs अपॉन R इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप जानते ही हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है टेन थीटा के बराबर होता है और Fs अपॉन R जो है वह स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होता है। इस प्रकार म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा प्राप्त होगा, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। लेकिन अभी हमने देखा था कि म्यू एस जो है वह 10 लैम्डा के बराबर होता है ना। तो और म्यू एस अभी हमने देखा कि 10 थीटा के बराबर है। इस प्रकार 10 थीटा बराबर होगा 10 लैम्डा के, या हम इसे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर होगा लैम्डा के, अर्थात घर्षण कोण और विराम कोण समान होते हैं। आइए अब हम घर्षण से लाभ और हानियां देखते हैं। घर्षण के
दैनिक जीवन में बहुत सारे लाभ हैं और इससे कुछ हानियाँ भी हैं। तो पहले हम इनके लाभ को देखते हैं। पहला, घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते हैं। दूसरा, घर्षण से हम आग उत्पन्न करते हैं। आप माचिस जला के आग उत्पन्न करते हैं तब घर्षण होता है, या पुराने समय में पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न किया जाता था, तो इस प्रकार घर्षण से हम आग उत्पन्न करते हैं। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। यदि घर्षण ना होगा तो नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। और चौथा है, घर्षण द्वारा ही हमारे वाहन सड़कों पर दौड़ पाते हैं। पांचवा, घर्षण द्वारा ही हम रस्सी बना पाते हैं तथा रस्सी से सामान को बांध पाते हैं। अगला है, घर्षण के कारण ही वाहन में ब्रेक लगाकर हम उसे रोक पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु एक बार गति की अवस्था में आ जाएगी वह गति ही करती रहेगी। इसके अलावा घर्षण के द्वारा ही हम दीवार में कील ठोक पाते हैं। घर्षण के द्वारा ही हम चीज़ों की सफाई करते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे घर्षण के लाभ हैं। घर्षण हमारे जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। आइए अब हम घर्षण की से हानियाँ देखते हैं। तो पहला है, घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है और घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। इसके अलावा घर्षण के कारण मशीन आवेशित हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार घर्षण के गुण और दोषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घर्षण बल हमेशा अपेक्षित गति का विरोध करता है, लेकिन इसके बिना हम जीवन यापन करने में अक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने घर्षण से कुछ लाभ और कुछ हानियाँ देखी हैं और यह भी हम जान चुके हैं कि घर्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें कभी-कभी घर्षण को कम करना पड़ता है और कभी-कभी घर्षण को बढ़ाना भी पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि घर्षण को कैसे कम किया जाता है। तो घर्षण को कम करने की पहली विधि है स्नेहक या लुब्रिकेंट का उपयोग करके। इसके लिए दोनों संपर्क तलों जिनके मध्य घर्षण होता है में स्नेहक तेल या ग्रीस डालकर घर्षण कम किया जाता है। इससे दोनों तल एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते और स्नेहक तेल या ग्रीस डालने से शुष्क घर्षण जो है वह तरल घर्षण में परिवर्तित हो जाता है और तरल घर्षण का मान शुष्क घर्षण की तुलना में काफ़ी कम होता है। दोनों संपर्क तलों के बीच संपीड़ित वायु को प्रवाहित कर भी घर्षण कम किया जाता है। इससे वायु एक प्रत्यास्थ गद्दे की भांति कार्य करता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, वायु चलनशील हिस्सों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। अधिक ताप के कारण क्षय कम हो जाते हैं। दूसरा, वायु चलनशील हिस्सों में धूल के कणों को एकत्रित नहीं होने देता। तो आप लोगों ने बच्चों देखा ही होगा कि विभिन्न प्रकार की मशीनों में घर्षण कम करने के लिए तेल और ग्रीस का उपयोग किया जाता है। आप लोग साइकिल, मोटरसाइकिल में भी ग्रीस और तेल का उपयोग करते होंगे। घर्षण कम करने के लिए जो दूसरा तरीका है वह है बॉल बीयरिंग का उपयोग। बॉल बीयरिंग में दो समाक्षीय बेलन होते हैं। दोनों के
बीच कठोर स्टील के छर्रे होते हैं और वाहनों की धुरी जो है वह आंतरिक बेलन से जुड़ी हुई होती है और बाह्य बेलन से वाहन का पहिया जुड़ा होता है। जब धुरी किसी दिशा में घूमती है तो छर्रे उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं तथा पहिए घूमने लगते हैं। इस प्रकार बॉल बीयरिंग का उपयोग करके सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में परिवर्तित कर घर्षण को कम किया जाता है। इसे और अधिक कम करने के लिए दोनों बेलन के बीच छर्रों के साथ ग्रीस लगा दिया जाता है। घर्षण कम करने के लिए धारा रेखीय आकृति दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हवाई जहाज, नाव, ये देखे होंगे आप लोग। इनकी आकृति इस प्रकार से होती है कि इनसे हवा और पानी जो है कम से कम टकराएं। इनकी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। इस आकृति के कारण किसी भी तरल के द्वारा डाला गया अवरोध न्यूनतम होता है। अतः सभी वाहनों की आकृति धारा रेखीय पैटर्न पर बनाई जाती है। घर्षण कम करने की अगली विधि है पॉलिश करना। संपर्क तलों को पॉलिश करके भी घर्षण का मान कम किया जाता है। पॉलिश करने से इनके संपर्क तलों में अंतर्ग्रंथन या इंटरलॉकिंग कम हो जाता है। इसके अलावा घर्षण कम करने के लिए हम मिश्र धातु का उपयोग भी करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई धातु समान धातु की किसी सतह पर गति करती है तब उनके मध्य घर्षण का मान अधिक होता है, लेकिन एक धात्विक सतह किसी मिश्र धातु की सतह पर गतिमान हो तब घर्षण का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यानी मिश्र धातु का उपयोग करके घर्षण के मान को घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्टील का एक ठोस पिंड जब स्टील की सतह पर सरकता है तब घर्षण का मान अधिक होता है, लेकिन जब स्टील धातु किसी मिश्र धातु जैसे पीतल या कांसे के पृष्ठ पर गतिमान हो तब घर्षण का मान कम हो जाता है। अब हम घर्षण को बढ़ाने के तरीके देखते हैं। आप जानते हैं घर्षण के अनेक उपयोग हैं और कई बार घर्षण कम होने पर हमें अत्यधिक असुविधा होती है। जैसे हम चिकने पृष्ठ पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें फिसल कर गिरने का भय होता है, इसलिए हमें वहाँ पर घर्षण को बढ़ाना होता है। और जब मोटर गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो घर्षण कम होने के कारण पहिया अपने ही स्थान पर घूमने लगता है, बाहर नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में पहिए के नीचे लकड़ी का तख्ता रख देते हैं जिससे घर्षण का मान बढ़ जाता है और पहिया आसानी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हमें घर्षण बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जूते के तलवे खुरदुरे बनाए जाते हैं। मोटर गाड़ियों के टायरों में खांचे बने होते हैं जिससे घर्षण का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार मोटर गाड़ियों को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।